अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं औराना आदि। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। नाज़रीन, पीडीएम का दूसरा जलसा भी हो गया। अपोजिशन की जानिब से चीख चीख कर कहा गया कि हुकूमत की चीखें निकल रही हैं, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन की इस चीखों पुकार में कहीं भी अवाम की चीखों का जिक्र नहीं। जलसे के इनकाद पर भी जहां रवायत नजर आई, वहां नयापन भी था। काफले, पंडाल, परचम, आनिया जानिया सब रवायती था, लेकिन नएपन में सबसे पहले तो काबिल जिक्र मरियम बीबी की मज़ार कायद पर हाजिरी रही, जिसमें एक अच्छा खासा हजूम हाजिर भी हुआ। कुछ देर के लिए तो यूं लगा जैसे यही मुकाम जलसा है। बात यहीं नहीं रुकी, बल्कि पीटीआई कारकुनान और रहनुमा जलसा खत्म होने के बाद इसी तसलसल को बढ़ाते हुए कराची के ब्रिगेड थाने के बाहर पर्चा काटो के नारे लगाते नजर आए। मुकदमा भी दर्ज हुआ और कैप्टन सफदर गिरफ्तार भी हो चुके। क्विक रिस्पांस अच्छा है, लेकिन महंगाई के खिलाफ क्यों नहीं हो पा रहा? उन मसाइल के खिलाफ कब होगा जिनसे आवाम का जीना अजीरन हुआ है? और अगर हुर्मत और तकद्दुस का इतना ख्याल रखा जा रहा है, तो बाबाए कायद के पाकिस्तान की पार्लियामेंट के तसलसल से पामाल होते तकद्दुस के खिलाफ कौन दरखास्त देगा? फिर जलसे के इख्तिताम पर एक बावर्दी मशकूक शख्स भी हिरासत में लिया गया। अब सोचें, जो वर्दी पहनकर भी मशकूक था, वो सारे जलसे में वर्दी पहने हिफाजत किसकी करता रहा होगा? हैरत की बात यह है कि वो पकड़ा वीआईपी गेट से गया। अगर अवामी रास्ता अपनाता तो शायद खुद मशकूक ना कहलाता, बल्कि कई मशकूक उससे डर रहे होते। अब जलसे की तकारीर का बयानिया भी बयान कर दूं। मख्फी बड़ों की लड़ाई का जिक्र हुआ। जाहिरी वजीर आजम को पसंद ना करते हुए इमरान खान को वजीर आजम मानने से इनकार किया गया। हालिया हुकूमत को कठपुतली हुकूमत कहा गया। अवाम की हुक्मरानी और हकीकी जमहूरियत का जिक्र भी सामने आया। इज्जत से जीना भी बयानिए का हिस्सा रहा। काबिल गौर बात यह है कि हुकूमत के खिलाफ ये तमाम बातें उन्हीं रहनुमाओं ने की जिनकी पार्टियों के इक्तदार का दौरानिया भी दहाइयों पर मबनी है। अब जरा खुले मैदान के जलसे से हटकर कुर्सियों पर किए गए खिताबात का जिक्र हो जाए। किसी को मुनाफकत और एलची याद आए, किसी को नानी याद आई, बल्कि बहुत सारे रिश्तों का इस्तेमाल ना होना भी उन्हें बताना मुनासिब लगा। और वजीर खारजा ने तो बिलावल भुट्टो को मशवरा भी दिया। रहे शेख साहब, उनकी फिर से वही पेशगोइयां। झाड़ू फिरने की पिछली तारीख में 20 दिन और बढ़ा दिए। अपोजिशन के खिलाफ फाइनल केसेस का भी बताया। खुशी खुशी क्रिकेट की इस्तिलाह में वजीर आजम की तारीफ भी की। जाने क्यों डी चौक पर 5 रोज से बेबसी की तस्वीर बनी खवातीन पर उनकी तर्जुमानी बेबस है। एक नज़र मीडिया टॉक के बयान पर भी, जिसमें एक वफाकी वजीर ने जुबान खींचने की बात भी की। एक बड़ा किरदार तो ट्विटर सियासत का भी रहा, जिस पर कई हुकूमती अराकीन ये कहते रहे कि वजीर आजम को इन जलसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जलसे के हर खिताब के दौरान उन्होंने ऐसे ऐसे पैगामात लोगों तक पहुंचाए कि जिनसे यूं लगता था कि पूरी हुकूमत को इनसे फर्क पड़ रहा है। चेयरमैन नैब ने भी एक ऐलान किया है, जिसमें वो कहते हैं बदउनवानी के कैंसर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। यह बयान आपने बहुत बार सुना है, लेकिन कभी चेयरमैन साहब ने इन जड़ों की लंबाई और खात्मे का दौरानिया नहीं बताया। चलें, ये सब वक्त पर छोड़ दें। अब एक बयान का अहम जुमला आपके सामने जरूर रखूंगा। यह जुमला एक ऐसी शख्सियत ने बोला जो बड़े अहम ओहदे पर फायज हैं, और वो ओहदा है वजीर खारजा का। जी हां, शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, निजाम को रुखसत करने से आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला, तारीख गवाह है। यहां सवाल यह है कि कुरैशी साहब लिखी गई तारीख की गवाही दे रहे थे या नई रकम होने वाली तारीख के गवाह बनने का इंदिया? नाजरीन, सोचिएगा जरूर। हाजिर होते हैं मेहमानों के साथ एक वक्फे के बाद। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तजज़ियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले मैं मेहमानों का तारुफ करा दूं। मेरे साथ जो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, अच्छी खासी हमअज़ेज़ शख्सियत हैं, बहुत सारे टाइटल उनकी ज़ात के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे तारुफ में इक्तफ़ा करूँगा। PhD स्कॉलर, सहाफ़ी और तजियाकार
मोहतरमा सोफिया सिद्दीकी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सोफिया। मसरूफियत के बावजूद वक्त निकालना प्रोग्राम के लिए थैंक्स अलॉट। मैं नाज़रीन मजीद अपने मेहमानों का तारुफ आपके साथ करा दूं कि चेयरमैन नैब लॉ कमेटी पंजाब बैरिस्टर वक्कास अबरेज खान साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वक्कास। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी भी शिरकत का और वक्त निकालने और तजिए का। लेकिन एक और शख्सियत नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं, वो मेरे साथ मौजूद हैं और उनका साथ होना एक अहम खास चीज है, लेकिन इसके साथ साथ एक ब्रेकिंग न्यूज जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, उसके हवाले से उनका तबसरा भी बड़ी अहमियत का हामिल है। मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब, सच टीवी इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त देने का, बल्कि मैं जानता हूं कि आप बहुत मसरूफ हैं और सारी रात आप उस जलसे में भी मसरूफ रहे और उस जलसे के बाद अभी जो सूरत हाल वहां पे नई हैपनिंग हुई है, एक ब्रेकिंग न्यूज है जो अपने नाज़रीन को भी बताता चलूं कि नाज़रीन कराची में पुलिस का निजी होटल पर छापा, कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर गिरफ्तार, कमरे का दरवाजा तोड़कर गिरफ्तारी अमल में लाई गई। मरियम नवाज कहती हैं, ये उन्होंने ट्वीट किया है। और मैं आपको बताता चलूं कि कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर और मरियम नवाज पर मज़ार कायद के तकद्दुस की पामाली का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा, रुख करूंगा सज्जाद तरीन साहब का। सज्जाद साहब, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सूरत हाल रही, और मेरे ख्याल में ये खबर आप बहुत पहले हमें पहुंचा चुके थे, लेकिन ताखीर की वजह जो वहां पे सूरत हाल है वही रही। मैं अब जानना चाहता हूं कि क्या है वहां के हालात। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि गुज़िश्ता रोज यहाँ पर अपोजिशन की जमातों के इत्तेहाद पीडीएम का एक जलसा था और इस जलसे के लिए मरियम नवाज साहबा जो है अपने शौहर कैप्टन सफदर के हमरा वो कराची पहुंची थी और एक जुलूस की शक्ल में वो मज़ार कायद पर गई थी और उन्होंने वहां पर फूल चढ़ाए थे। इस दौरान कैप्टन सफदर और कुछ और लोगों ने नारेबाजी की थी, जिसके बाद ये रात गए मुकदमा दर्ज कर दिया गया और अलग सुबह एक मकामी होटल का दरवाजा तोड़कर कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस हवाले से जब मेरी सिंध हुकूमत की आला हुकाम से बात हुई तो उन्होंने मुकम्मल लाइल्मी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हमें इस हवाले से अभी एतमाद में नहीं लिया गया, ना ही बताया गया है। एक इंतहाई अहम आदमी ने अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पर यह बताया कि आईजी सिंध जो है वो क्योंकि वफाक की जानिब से आते हैं और सीधा आईजी सिंध को कोई हदायत दी गई है और आईजी सिंध के कहने पर यह FIR दर्ज हुई है। तो हम सिंध हुकूमत जो है कुछ देर में अपना मौकफ जो है वो सामने आएगी, उनकी तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बकायदा की जाएगी। सही। लेकिन सज्जाद साहब, क्योंकि मैं जानता हूं कि रात भर वहां पे एहतजाज होता रहा ब्रिगेड थाने के बाहर और वहां पे PTI के कारकुनान और रहनुमा भी वहां पे मौजूद थे और वाज़ेह तौर पे अली दैदी ने तो ये धमकी के तौर पे भी ये जुमले इस्तेमाल किए थे आईजी सिंध के हवाले से कि अगर उन्होंने ना किया तो सुबह ये मामला पार्लियामान में उठाया जाएगा और बहुत सारी ऐसी बातें। खुर्रम शेर जमान वहां पे मौजूद थे, लेकिन हो सकता है क्योंकि पुलिस का ये कहना है, खुर्रम शेर जमान की जुबानी, कि पुलिस कह रही थी कि अफसरान के कहने पर ही मुकदमा दर्ज होगा, जिस पर वो एतराज भी कर रहे थे और मीडिया को भी बता रहे थे। लेकिन अब तो ये कार्रवाई हो चुकी, मुकदमा दर्ज हो चुका, गिरफ्तारी अमल में आ चुकी और गिरफ्तारी के हवाले से मरियम नवाज का ट्वीट भी सामने आया। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि नून लीग के अरकान का क्या रिएक्शन है। वो सुना है होटल पहुंचना शुरू हो गए। वो मुस्लिम लीग के जो मरकजी लीडरशिप जो यहाँ मौजूद थी वो मुख्तलिफ कराची के मुख्तलिफ होटलों में ठहरी हुई थी। अब वो सारे जो हैं वहाँ पहुंच गए हैं और वहाँ कुछ अहम मशावरत की जा रही है, जिसके बाद इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि मरियम नवाज साहबा खुद जो है वो मीडिया से बात करेंगी और इस हवाले से तमाम तफसीलात लोगों को बताएंगी। दूसरी जानिब सिंध गवर्नमेंट और को भी जो बता दिया गया है और चीफ मिनिस्टर सिंध जो हैं वो सारी सूरत हाल को देख रहे हैं, वो भी मशावरत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के आला ज़राए ने बताया कि इस हवाले से साबिक सदर आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को भी आगाह कर दिया गया है और उनके दरमियान भी मुशावरत जारी है। ताम वो बाकायदा अपना मौकफ जो है वो थोड़ी देर में जारी करेंगे। जी सही, बहुत शुक्रिया सज्जाद तरीन साहब। मैं जानता हूं आप सारी रात जागते रहे और जलसा भी आपने अटेंड किया है, इसके बावजूद ये सूरत हाल सामने आ गई है। तो मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगा, वक्त मिला तो जरूर आपसे राब्ता भी रखेंगे और अगर कोई नई हैपनिंग हुई तो जरूर आपसे बात भी होगी। मैं चलता हूं नाज़रीन अपने मेहमानों की जानब जो मेरे साथ स्टूडियो में और ऑनलाइन मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा सोफिया सिद्दीकी से। सोफिया, कैसे देख रही हैं ये सारी सूरत हाल? दूसरा जलसा था PDM का और वो वहां पे कराची में हुआ और यूं कह लें कि मेहमान बन के गए थे, मुल्जमान बन के उन्हें सामने आना पड़ गया है, तो कैसे देख रही हैं? देखिए, जो बहुत बड़ी बड़ी हैपनिंग्स इस वक्त हो रही हैं पाकिस्तान में, एक तो जिस तरह आपने अपने प्रोग्राम के इंट्रो में कहा कि हमारे जो बेसिक मसाइल हैं उनको इग्नोर करके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस बात पर जलसे कर रही हैं और धरने दे रही हैं कि उनके लिए एक ऐसा आइन और कानून बना दिया जाए जिसमें उन लोगों को छूट दे दी जाए। तो व्हाट आई बिलीव के
कवानीन तमाम लोगों के लिए बराबर होने चाहिए, वो कोई भी हो, और अक्रॉस द बोर्ड जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होती और इन तमाम चीजों की तरफ हम नहीं जाते, तब तक पाकिस्तान में कोई भी हालात बेहतरी की तरफ होते हुए नहीं नजर आएंगे। मुझे उन तमाम फॉलोअर्स के ऊपर भी शुबा है कि वो कौन लोग हैं जो इस महंगाई में इन तमाम मसाइल के साथ एक पॉलिटिकल पार्टी को या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो कि इस वक्त ऑपोजिशन का हिस्सा है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और वहां से ऐसे बयानिए दिए जा रहे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ जाते हैं। वो तो शायद मैं तो किसी इदारों आपसे की उम्मीद पे होंगे जो जाने वाले हैं। आई डोंट नो, अदील समझने की चीज जो है वो ये है कि क्या वजह है कि हमारे मुल्क में हर मुंतखब हुकूमत को, जिसको अवाम मुंतखब करके लाती है, हर 2 साल या 2.5 साल के बाद इस तरह की वार्निंग दी जाना शुरू कर दी जाती है, जिनके बाद ये मैसेज दिया जाए कि शायद ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज या इन पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू जो सिस्टम हम पाकिस्तान में नाफिज कर चुके हैं, पार्लियामान का जो निजाम है, हम उसको कमजोर करना चाह रहे हैं। तो हमें इस वक्त बहुत शदीद जरूरत है और आवाम को समझने की जरूरत है कि वो किसी भेड़ चाल का हिस्सा ना बने, किसी ऐसी मूवमेंट का हिस्सा ना बने जिनसे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता हो। इस वक्त एक बड़ी ऑड सी सिचुएशन लगती है जब आप ये कहते हैं कि हमारे मशरकी बॉर्डर, मगरबी बॉर्डर इनसिक्योर हैं, अफगानिस्तान की वॉर के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ऑन द अदर साइड हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं है, हमें नहीं मालूम कि ये हुकूमत जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है अगला साल निकाल भी पाएगी या नहीं निकाल पाएगी, और वेदर हम सिर्फ एक इदारे के उस सरबराह को हटाकर ये मैसेज देना चाह रहे हैं शायद कि हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इंटरनेशनल प्रेशर्स भी इस वक्त देखने की जरूरत है कि हमारे बारे में इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट क्या कह रही है, गिरफ्तारी को किस तरह देखती हूँ। ये बड़ी अनोखी चीज आई है अदिल हमारे सामने कि रातों रात मुकदमा दर्ज हुआ है, रातों रात आपको सिंध की पुलिस एक्टिव नजर आई है। वेदर इसमें वफाक का ताउन हो या ना हो, सवाल ये पैदा होता है कि इतनी जल्दी अगर आप बाकी मुलजमान को भी गिरफ्तार करें जो बड़े बड़े जराइम करते हैं, तो यकीनन पाकिस्तान में लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही। मैं जरा रुख करता हूं बैरिस्टर साहब का। बैरिस्टर वक्कास अब्रेज खान साहब, मैं जानना ये चाहता हूं कि ये हालिया गिरफ्तारी को आप कैसे देख रहे हैं, और लाजम बात है जो मेहमान बन के गए मुलजमान बन गए, और इस सूरत हाल में अहम चीजें जो कानूनी हवाले से हैं वो जरूर बताइएगा मुझे। देखिए अदील, गुज़िश्ता रोज से जिस तरह ये दिखाई जा रही थी सारी चीजें, और मज़ार कायद पे जिस तरह नारे लगाए गए, और ये उस दरबार की, उस मज़ार की और उस मकबरे की भी तौहीन की गई, तो गुज़िश्ता रोज से ही ये खबरें गर्दिश में थी, और PTI के जितने भी रहनुमा थे, स्पेशली जो कराची से थे, वो थाने में जाके बैठ गए कि तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक FIR नहीं करवाई जाती। मैं ये समझता हूँ बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ कि हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ की हेलो वकास साहब, मेरी आवाज आपको आ रही है? शायद मेरे ख्याल में कोई सौती असरात का मामला बन गया है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, तकनीकी खराबी हो गई जिसकी वजह से उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। जैसे ही राब्ता हमारा बहाल होता है हम उनसे बात करेंगे। नाज़रीन, तब तक मैं जरा सोफिया से पूछ लूं। सोफिया, ये वाकई सूरत हाल पहली नौइयत की, यूं कह लें कि नयापन था वहां के जलसे में। रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे थे, और रूल ऑफ लॉ पे आप अगर जाएं तो हमारे मुल्क में FIR दर्ज करने के लिए 24 घंटे का वक्त होता है। जनरली जब आप एक रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और आप ये कहते हैं कि आपको किसी भी शख्स से कंप्लेन है, तो 24 घंटे लगते हैं उसकी FIR दर्ज होने में, और उसके बाद पुलिस एक्टिव होती है। ठीक है, मैं मान लेती हूँ, इस बात को भी मैं मान लेती हूँ कि मज़ार कायद की बेहुरमती की गई है जो कि नहीं बनते थे। तो मैं लाजम, अगर राब्ता हमारा जैसे ही बहाल होगा तो मैं उनसे जरूर ये पूछूंगा कि वाकई ये कानूनी जो इसके अंदर मामलात हैं वो उनको पूरा किया जा रहा है या नहीं। लेकिन आपसे तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इसको कैसे देख रही हैं कि वाकई एक मामला तो हुआ है। देखिए, मुझे लगता है कि अगर वफाक की तरफ से भी इमीडिएटली कह के गिरफ्तार करवाया गया है और सिर्फ एक ऐसे कानून के साथ गिरफ्तार करवाया गया है जो इससे पहले हमारे सामने देखने को नहीं आया, या कानून तो होगा, बल्कि मैं ये भी अदील, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था, उसकी दफात है, बाकायदा सजा मेंशन है, बहुत कुछ ऐसी सूरत है, लेकिन ये तयन कौन करेगा कि ये तकद्दस की पामाली है, क्या मामला हैं? अदील, इससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर मरियम नवाज ये कह रही हैं कि उनके कमरे का दरवाजा तोड़ के गिरफ्तारी की गई है, तो क्या पाकिस्तान के कानून और आइन में ऐसी कोई सिचुएशन भी मौजूद है जिसमें
एक ऐसे मुलजिम को जो कि सियासी मुलजिम हो, और ये तमाम सियासी पर्चे हैं, ठीक है। मैं आपसे ये जिक्र करना चाह रही थी, हमें ये याद है कि जब 126 दिनों का धरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे रही थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो क़यादत थी उसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया था, और उस मुकदमे को रातों रात वापस लिया गया था। और मुझे ये भी याद है कि वो मुकदमा सील कर दिया गया था कि इसके ऊपर कोई चीज नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमें इतनी जल्दी एक ऐसी एफर्ट क्यों नजर आ रही है, ये सवाल आवाम के लिए भी बहुत सारे सवाल अभी तो जन्म लेंगे, क्योंकि मैं ये वो सारी कार्रवाई में देखता रहा हूँ सारी रात, जो सूरत हाल रही है सामने, यानी खुर्रम, शेर जमान, आदल, तो क्या और साथ दूसरी तरफ ये भी देखने की जरूरत है कि क्या कैप्टन रिटायर्ड सफदर इतने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं कि उनकी गिरफ्तारी से पाकिस्तान की सियासत के ऊपर या पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी क़यादत है उनको ये पैगाम चला जाएगा कि हो सकता है मरियम नवाज को गिरफ्तार कर दिया जाए। जितने भी अहम है या नहीं है, अब आपको क्या लगता है कि इसका तासुर क्या नजर इसका तासुर सिर्फ ये नजर आएगा कि आपको एक जो जनरली जो लोग पीडीएम के जलसे को फॉलो कर रहे हैं, अवाम में एक एंगर क्रिएट होगा कि ये देखिए इस तरह की गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए। और आई डू एग्रीड कि मुझे इस बात पे कोई वो नहीं है कि कायदे आजम के मजार की बेहुरमती नहीं करनी चाहिए थी, वो एक ऐसी जगह है जहां पर इस तरह के नारे कम अज कम नहीं लगाने चाहिए थे, और विद द प्रेमिसेस ऑफ के मजार के जो अहाता है उसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब चूंकि ये हो चुका है तो इसके कंसिक्वेंसेस मैं इसी तरह से देख रही हूं कि मुझे ऐसे लगता है कि वो लोग जो उनके सपोर्टर हैं उनको एक और शय मिलेगी, और आज हमें बहुत गहमा गहमी सियासत में नजर आने वाली है। बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमारे सामने आएंगी और मीडिया ये तो होगा, लेकिन ये होना ये एक अलग मैटर है। ये तो ऐसे भी क्योंकि वर्किंग डे का आगाज हुआ है तो ऐसी सूरत हाल तो होती रहती है, लेकिन अहम बातें बहुत सारी हैं। सबसे अहम बात तो ये है कि पहले ये सुनने में आ रहा था कि ये मुकदमा जो है ना पीटीआई के कारकुन ना ही रहनुमा वो करवा सकते हैं, कटवा सकते हैं, लेकिन ये मुकदमा दर्ज होगा तो इंतजामिया की जानिब से। लेकिन अभी भी एक शहरी की ही दरखास्त पे ये मुकदमा दर्ज हुआ है। अब वो कितनी हकीकत है और वो क्या काबिल कबूल है, हमें ये भी देखने की जरूरत है। ये तो बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारी बातें जो है सामने आएंगी। दूसरा, मैंने बताया कि मैं खुद वो देख रहा था, मैंने वो बयान भी देखा जो अली जैदी साहब ने दिया, धमकी आवेज, कि अगर ऐसा ना हुआ, मैं आईजी सिंध से कह रहा हूं, तो सुबह ये मामला जो है वो पार्लियामान में उठाएंगे, मैं असेंबली में इसकी बात करूंगा, ये बातें। इसके अलावा खुर्रम शेर जमान ने ये जुमला वाज़ेह तौर पे बोला था कि पुलिस कह रही है जब तक अफसरान की जानिब से फोन ना आए या हुक्म ना हो तब तक ये पर्चा नहीं कट सकता। अब वो अफसराने बाला कौन है, क्या सूरत हाल है, किनके कहने पर, जिस तरह सजाद तरीन साहब ने बोला है कि बहुत आला जो क़यादत है वो बता रही है, या खुफिया नाम लेके उन्होंने बोला है कि ये जो मुकदमा है आईजी सिंध के कहने पे कटा है, और आईजी सिंध जो है वफाक के जेर साया या जेर निगरानी काम करते हैं। तो अब ये सूरत हाल, ये बहुत सारी बातें जो हैं वो वाकई मुअम्मा बन जाएंगी। सवाल तो खड़े होंगे। इतना मुअम्मा नहीं बनेंगी, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी। डेफिनेटली हुकूमत के वफाकी हुकूमत के कहने पर यह मुकदमा दर्ज किया गया होगा, क्योंकि मैं इसको सारी रात फॉलो नहीं कर रही थी तो मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं बात कर सकूंगी। लेकिन आई एम श्योर कि वफाकी हुकूमत के कहने पर अगर गिरफ्तारी अमल में लाई गई है तो वफाकी हुकूमत को इसके तमाम पैरामीटर्स को भी देखने की जरूरत थी कि जिस वक्त एक मोमेंटम बहुत हाई पोजीशन पे जा रहा है तो आपने उसमें कम्युनिकेशन को किस तरह से स्ट्रॉन्ग करना है। फिर आपके तमाम वुज़रा, इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत के वुज़रा हैं, वो हमें कल के दिन भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर ना सिर्फ ट्विटर पे बोलते हुए नजर आए। आज का दिन तो अभी शुरू होगा, बहुत सारे वुज़रा, मैं गुजरे हुए कल की बात कर रही हूँ क्योंकि अभी तक तो बहुत सारे लोग सोफिया हमें ज्वाइन कर लिया है बैरिस्टर साहब ने, तो मैं चाहूंगा कि हम वही गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करें। जी बैरिस्टर वक्कास साहब, आप बात कर रहे थे रूल ऑफ लॉ के हवाले से, तो मैं जानना चाहूंगा वो सिलसिला वहीं से जोड़िएगा जहां से टूटा था। देखिए, हमारे पाकिस्तान के अंदर हम हमेशा बात तो ये करते हैं कि रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी होनी चाहिए और आयन की बालादस्ती होनी चाहिए, लेकिन जब भी इस तरह के मुकदमात रजिस्टर होते हैं तो हमारे जो अपोजिशन क्वार्टर्स की तरफ से हमेशा ये वो बेला मचाया जाता है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। क्या कल जो हरकत सकनात या जो मालो अफाल आप आई थिंक फिर कोई तारीख में अगर आप देखें मज़ार कायद के बाद, नाज़रीन कुछ तकनीकी खराबी ही है, जैसे ही वो बहाल होगा सिलसिला तो फिर मैं आपसे गुफ्तगू रखूंगा राब्ता बहाल होने के बाद। सोफिया, बात तो ये हो रही थी कि इसका इम्पैक्ट
यानी हुकूमत पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है अगर वफाक ने ये कराया है। अगर का लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, वो बातें अपनी जगह पे, हालांकि सजाद तरीन साहब ने ये जुमला बोला है सोर्सेस के तहत, लेकिन हुकूमत पे क्या इम्पैक्ट होगा। दूसरा, पीपल्स पार्टी जिनके मेहमान बन के नून लीग के क्यादत गई, और नून लीग, ये तीनों जमातें, और ओवरऑल अगर मैं जुमला इस्तेमाल करूं तो पीडीएम, ये तमाम हवालों से सियासी कहां देख रही हैं सियासी जमातों को, उन पे इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा? मुझे लगता है सिर्फ एक मैसेज दिया गया है और बहुत खास इम्पैक्ट इसका नहीं आएगा। और अगर हम इसी तरह के मुकदमात दर्ज करके लोगों को ये मैसेज देते रहें कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो ठीक नहीं है, तो वो हमारे मुल्क में रूल क्यों करती थी, सवाल ये पैदा होता है। तो अब इन तमाम चीजों को हमें सोचने की जरूरत है कि इसको कैसे लेकर चलेंगे। मेरा मतलब जिस तरह आपने जुमला ये कहा कि कुछ खास हवालों से ये गिरफ्तारी अमल में आई है और मैसेज दिया गया है बज़ाहिर के अगर हम कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर सकते हैं तो डेफिनेटली बाकी जो क़यादत है उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। एंड आई मस्ट शेयर कि ये जो इस पीडीएम के जलसे में जो भी बातें की जा रही हैं वो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो पाकिस्तान का नैरेटिव और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसको आलमी सतह पर कमजोर कर रही है। तो आपको क्या लगता है ये मैसेज वाकई इतना कूल है कि आसानी से समझा जाएगा? एक चीज अदील, ये मैसेज कूल नहीं है, उसका असर। सेकंड, मैं जो जुमले जो इस्तेमाल करना चाहता हूं, पहली बात, नून लीग की क़यादत कराची जाती है जलसे के लिए, ठीक है, पीडीएम अपोजिशन का इत्तेहाद है, उसका जलसा है, उसके लिए नून लीग की क़यादत कराची जा रही है। मेजबानी कौन कर रही है? पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी कौन है? जो सिंध में रूलिंग पार्टी, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो उसके बाद जब अगर मुकदमा दर्ज हो गया है और जिस तरह बातें कही जा रही हैं, यानी जिस तरह हमें भी बताया वो सजाद तरीन साहब ने कि उनके सोर्सेज ये कहते हैं कि आईजी सिंध ने किया और आईजी सिंध जो है वफाक के अंडर आते हैं, तो ये सारी की सारी सूरत-ए-हाल आपको इतनी आसान लगती है कि एक नॉर्मल सा मैसेज है जिसे वो अपोजिशन समझ जाएगी? नहीं, कुछ चीजें हमें अभी भी देखने की जरूरत है कि यहाँ पे इसको आप किस तरह से आगे लेकर चल रहे हैं। आईजी को हम हमेशा आईजी सिंध कंट्रोवर्शियल्स बनते हैं। आप पिछले पूरा 5 साल देख लें, उसमें हमने देखा, बल्कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने के बाद सैयद कलीम इमाम कराची में बड़े एक ऐसे आईजी रहे जिनके ऊपर बहुत बात की गई कि उनको वो सिंध की हुकूमत हटाना चाहती थी और वफाक नहीं हटाना चाहती थी, तो बड़े हमारे सामने एक कंट्रोवर्शियल के तौर पे सामने आया। और अब हम दोबारा देख रहे हैं, जब हम ये मैसेज मीडिया के थ्रू ऑन एयर करते हैं अदील के वफाक के वो हैं, तो डेफिनेटली वो वफाक की तरफ से ही वहां पे भेजे जाते हैं, मगर ही इज एन CSP ऑफिसर जो कि इस वक्त ग्रेड 21 में सर्व कर रहे हैं और उनको उनके अकॉर्डिंगली उनकी जो कवानीन है उस इलाके के वो डेफिनेटली उसको फॉलो करते होंगे। यहाँ पर सवाल ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वो वाकई अहमियत की अमल है, लेकिन उससे ज्यादा अहम जो मैं बात करना चाहता हूं, लेकिन यहाँ पे मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी है, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तज़कियों का सिलसिला जारी है। उसी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सोफिया सदीकी। सोफिया, हम बात तो कर रहे थे, लेकिन क्योंकि मेरा राब्ता हो गया है चेयरमैन नैब लॉ कमेटी पंजाब बैरिस्टर वकास अब्रेज खान साहब से, तो बैरिस्टर साहब से हम पूछते हैं। जी वकास, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो वाकया हुआ है, आप बार बार शुरू कर देते हैं, कोई तकनीकी खराबी के बाद सूरत हाल ऐसी है कि बात पूरी नहीं हो पाती, तो मैं चाहूंगा वहीं से शुरू कर दें दोबारा कि रूल ऑफ लॉ की जब आप बात कर रहे थे। देखिए, रूल ऑफ लॉ की मैं ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान में तमाम शहरी बराबर है। आर्टिकल 25, आर्टिकल 4 और 5 जो है, जो कहने पाकिस्तान के आर्टिकल्स हैं, ये कहते हैं कि तमाम शहरी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, स्टेटस और किसी भी ओहदे के ये लोग बराबर हैं। और इनमें से पाकिस्तानी अवाम में से कोई भी शख्स जो है किसी किस्म का जुर्म करता है तो उसको लॉ के मुताबिक ही ट्रीट किया जाना चाहिए, चाहे वो हमारी पॉलिटिकल अपोजिशन बेंचेस की तरफ से हो, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से हो। गुज़िश्ता रोज जो कराची में मज़ार कायद पे हुआ, जिसको बेहुरमती कही जा रही थी और जो वहां के कायदे ज़वाबित के मुताबिक भी बेहुरमती के जिम्मे में चीजें आती हैं, लिहाजा इस पे कोई ताज्जुब की या चंबे की बात नहीं है कि अगर उनके खिलाफ FIR करवाई गई है या उनको जो है गिरफ्तार किया गया, इसमें कोई हैरानगी की या कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। आप कैसे जाके मज़ार कायद पे बुलंदो बांग आवाज में ये फलक शगाफ नारे लगा सकते हैं? आपको पता है बतौर मुसलमान हमारे ये अकायद और हमारे बिलीफ का हिस्सा है कि मज़ार कायद या मकबरों पे जाके आप ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, और वो मज़ार वो मकबरा हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना का है।
लिहाजा वहां पे तो हमें ज्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स को अडॉप्ट करना चाहिए, ऐसे बुलंदो बांग नारे लगाने जैसे। यानी आपका कहना है कि ये मुकदमा जो हुआ है, दर्ज हुआ है, उसकी जो भी प्ली या मौकफ है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे कुछ कानूनी हवालों से बात करनी है। यानी सबसे अहम बात तो ये कि ये मुकदमे का दौरानिया, यानी वाकये और मुकदमे का दौरानिया क्या ये सूट करता है और इसी दौरान में गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए बिल्कुल हो सकती है। गिरफ्तार करने वाली जो हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, ये उन्होंने सोचना है कि किस टाइम वो गिरफ्तारी करेंगे। स्पेशली जब हम पॉलिटिकल फिगर्स की गिरफ्तारी की बात करते हैं तो हमारी सोसाइटी के अंदर जो इनके कारकुनान हैं उनकी तरफ से काफी ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, हमारे पुलिस अफसरान को, हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को। तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस तो सामने आई है ना, उन्होंने सुना होटल का दरवाजा तोड़ा है, मरियम नवाज का ये ट्वीट है। बिल्कुल, हमारे सीआरपीसी है जो हमारा ज़ाब्ता फौजदारी है, उसका सेक्शन 48 है, वो ये कहता है कि जहां पे इस तरह की रेजिस्टेंस हो या जहां पे गिरफ्तारी आसानी से अमल में ना आ सके तो सेक्शन 48 हमारे सीआरपीसी का, डेट इज वेरी मच क्लियर कि आप उस जगह की विंडोज को या डोर्स को ब्रेक कर सकते हैं और ताकि आप मुलजिम को गिरफ्तार कर सकें। इस वक्त नहीं तो बैरिस्टर साहब मेरा एक सवाल जरूर है, जिम्मन सवाल है कि अगर तो ये इरादतन हो कि रेजिस्टेंस बनाई गई हो, लेकिन अगर कोई शख्स अंदर मौजूद है और उसको इल्म नहीं है कि ऐसी सूरत हाल है, वो छापा मारा गया और उन्होंने ये दरवाजा तोड़ दिया, देखिए इसमें कोई मजायका नहीं है। चूंकि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने एक शख्स को गिरफ्तार करना है, उसके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, लिहाजा एफआईआर होने के बाद उसकी गिरफ्तारी को इंश्योर करना है और इस हवाले से वो तमाम इकदाम करने हैं जिससे शख्स को हिरासत में लिया जा सके। अगर कोई शख्स पीसफुली और एमिकेबली खुद को पुलिस के हिरासत में देता है, उसके बाद पुलिस को ये फर्ज है कि उसे हथकड़ियां भी ना लगाएं। लेकिन अगर कोई शख्स रेजिस्ट करता है या पुलिस को ये लगता है कि उसके कारकुनान रेजिस्ट करेंगे और जो बंदा वहां पे रेजिस्ट करेगा उस पब्लिक ऑफिसर या उस पुलिस ऑफिसर की पावर्स को डेटर करने के लिए या कार्य सरकार में मुदाखलत करने के लिए, तो उसके अगेंस्ट भी पर्चा का अंदराज होगा। लिहाजा चूंकि इधर ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ा और गिरफ्तारी ऐसे वक्त में लाई गई जब बहुत सारे लोग सोए होते हैं पाकिस्तान के अंदर, लिहाजा उन्होंने बड़ी आसानी के साथ इनको गिरफ्तार किया। यानी जो कुछ किया गया एज पर लॉ है, उस पर कोई कदगन नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, इसमें कोई एम्बार्गो नहीं है, कोई कदगन नहीं है और कोई इलीगल एक्टिविटी पुलिस। सही, वकार साहब आप मेरे साथ ही हैं, मैं मजीद आपसे बहुत अहम सवाल करना चाहता हूं कानूनी हवाले से, लेकिन यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं सूफिया सिद्दीकी, मैं उनसे भी थोड़ी गुफ्तगू करूंगा और उनसे जरा सियासी हवाले से होगी। अब मैं थोड़ा सा बयानिए पे बात करना चाहता हूँ। पहले तो ये कि वफाक की हुकूमत का आप ये समझे कि बयानिया आ चुका है ना एक हद तक। उन्होंने फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी सिंध पुलिस की तरफ से की गई है और ये कानून की जो एहतराम है उसके जुमरे में की गई है। तो एक नैरेटिव तो आपके पास यहाँ पे आ गया है और आप फर्दर नैरेटिव की तरफ आप जो सवाल कर रहे थे, सिंध हुकूमत की जानिब से ही की जानी थी, यानी सिंध पुलिस की जानिब से ही की जानी थी, लेकिन असल मामला तो वो जो है ना कैडर का, हम डेजिग्नेशन का, उसका मामला है कि जिस तरह, यानी वो बात क्या हम खुद से नहीं कर रहे, सोर्सेज ने बताई और हमारे साथ मौजूद थे ब्यूरो चीफ सज्जाद करीम इस्लामाबाद के, उनका ये कहना था कि उनके सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी बात हुई है कि आईजी सिंध। लेकिन लेट्स सी, क्योंकि हालात अभी बदलेंगे और सिलसिला भी शुरू हुआ है तो उस पर गुफ्तगू करेंगे, बल्कि ये भी कानूनी हवाले से हम गुफ्तगू तो रखेंगे बैरिस्टर साहब के सामने, लेकिन आपसे मैं जरा सियासी बयानिए पे बात करना चाहता हूं। यानी चंद एक जुमले तो ऐसे हैं, बड़ों की लड़ाई में बच्चों का कोई काम नहीं, ये मरियम नवाज का तंज है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और जुमला रखूंगा कि बड़े बड़े आमिर नहीं रहे तो ये कठपुतली हुकूमत क्या चीज है, ये कहना है बिलावल भुट्टो का। और साथ में मौलाना कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत तस्लीम नहीं करते हम। तो ये जो नैरेटिव या बयानिया या स्पेशली खताबात के अंदर तकारीर में ये सारी सूरत हाल, इसको कैसे देखते हैं? अगर मौलाना साहब से शुरू करते हैं, अगर कि पहले अगर ये इस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते थे तो जिस वक्त हुकूमत बन रही थी तो वो ऐवानों में क्या कर रहे थे, और क्या ऑपोजिशन के पास इस वक्त जबकि इन्होंने एक ग्रैंड अलायंस बना लिया है तो क्या इनके पास असेंबलियों से इस्तीफे के देकर ये असेंबली तोड़ने का कोई पोजीशन है या नहीं है? वो डेफिनेटली आप भी जानते हैं, हम भी और ऑपोजिशन पार्टीज भी बेहतर तरीके से जानती हैं। अब जो बड़ों की लड़ाई की बात की जा रही है तो आप डिफाइन कर दीजिए कि आपके मुल्क में बड़े कौन हैं, और आप अगर वजीर आजम को बड़ा नहीं समझते तो आप फिर किसको बड़ा समझते हैं? पाकिस्तान में जब रूल ऑफ लॉ की बात की जाती है तो आपको यह भी बताना पड़ेगा
कि वो कौन से इदारे हैं जिसको आप क्लियरली कह रहे हैं, हालांकि हमें मैंने इंट्रो में एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, मख्फी बढ़ूं, और वो मख्फी उन्होंने रखा है क्योंकि उनसे जब पूछा गया ना मरियम नवाज से, बल्कि वो जलसे में नहीं, खिताब में नहीं, गाड़ी में बैठी हुई थी, तो किसी रिपोर्टर ने उनसे सवाल कर लिया कि ये किनकी आप बात कर रही हैं, या बल्कि इमरान खान के हवाले से, वजीर आजम के हवाले से सवाल किया गया, तो उन्होंने बोला ये बड़ों की लड़ाई है, ऐसे ही उसमें वो दाखिल हो गए। जी बिल्कुल, जेस्चर यही दिया जा रहा है, मैसेज यही दिया जा रहा है कि इमरान खान के पास डिसीजन की ताकत नहीं है और डिसीजंस जो हैं वो हालांकि अभी भी ये जेस्चर कर लेते हैं कि पिंडी से किए जाते हैं। सही, ठीक है, लेकिन अभी भी क्या इसकी जरूरत है जो खिताब वजीर आजम ने किया उसके बाद? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल भी नहीं है। और ऑन द अदर साइड जो एक मैसेज दिया जा रहा है पाकिस्तान को, मुझे ऐसे लगता है कि ये मैसेज इस वक्त पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको तो खराब करेगा या नहीं करेगा वो हमें आइंदा आने वाले वक्तों में सामने आ जाएगा, इसलिए क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टी किसी ना किसी जगह पर आकर सेटलमेंट कर लेती हैं और वो सेटलमेंट हमें नजर आती है कि वो किस तरह से की गई है। आपको ये लगता है कि ये इत्तेहाद कहीं ना कहीं जी बिल्कुल बिल्कुल, ये इत्तेहाद टूटेगा और बहुत जल्दी टूटेगा, इसी तहरीक के दौरान हमें टूटता हुआ नजर आएगा। वैसे भी हमने ऑलरेडी हम उसको देख रहे हैं पहले ही जलसे में जिस तरह से इस इत्तेहाद के नताइज हमारे सामने आ रहे थे, आवाम के सामने आ रहे थे, तो वो दैट शोज के ये इत्तेहाद बहुत ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला है और कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी यकीनन ऐसी होगी जो कहीं ना कहीं से बीच में अपने मामलात को तय कर लेगी। तो अब आते हैं बिलावल के जुमले पे, और बिलावल ने ये कहा था कि हमने मुल्क में अवाम की हुक्मरानी और हकीकी जमहूरियत की जंग लड़नी है। तो मुझे सवाल, उन्होंने एक और जुमला भी बोला है, बड़े बड़े आमिर नहीं रहे तो ये कठपुतली हुकूमत क्या है? बिल्कुल ठीक है, बड़े बड़े आमिर नहीं रहे, बड़ी बड़ी वो तमाम जमातें भी नहीं रही जिन्होंने पाकिस्तान में इलेक्शन के थ्रू, उनके मुताबिक कि वो इलेक्शन के थ्रू लोगों के मुंतखब करदे नुमाइंदे थे और उन्होंने अपने अपने टेन्योर पूरे किए। उन तमाम हुकूमतों ने पाकिस्तान के अवाम को क्या दिया, ये बिलावल को सोचने की जरूरत है। और बिलावल क्योंकि खुद पाकिस्तान में अभी तक उस तरह से रिसेंटली वो MNA बने हैं, तो अभी तो उनके पास अभी बहुत सीखने के मराहिल बाकी हैं। तो उनकी जमातों ने क्या किया था, और सिंध में मुसलसल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही। आप 7 दिहाइयां देख लें, हमें हमेशा सिंध में वही नजर आए। तो सिंध में क्या हुआ, सिंध के अवाम के लिए क्या किया गया, कराची में क्या किया गया, कराची के लोगों के लिए क्या किया गया। बैरिस्टर साहब की जानिब जाना चाहूंगा क्योंकि बैरिस्टर साहब ना सिर्फ कानूनी राय दे सकते हैं और मेरे ख्याल में सियासी तजिया भी उनका बहुत मशहूर है। बैरिस्टर साहब, 2 चीजें हैं, एक तो मैं उसी हवाले से, वाकई के हवाले से वो गिरफ्तारी की बात करूंगा, उसमें मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसी सूरत हाल जो हुई है इसमें दफात कौन सी इस्तेमाल होती हैं और उनकी कोई सजा क्या है, वो एक तो बताइएगा जरूर। और दूसरा जो हालिया बयानिया चल रहा है सियासत का, उस पर भी मैं चाहूंगा कि आपके कमेंट। देखिए अजीज, जहां तक दफात की बात है, चूंकि अभी रिसेंटली ये मुकदमा लॉन्च किया गया है, लिहाजा इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट एनीथिंग। चूंकि हमारे तज़ीरात पाकिस्तान का सेक्शन 298 है जो शराइन या मकबूलों के हवाले से वहां पे इस तरह की कोई हरकत सकनात हो तो 298 जो है वो उसके तहत FIR लॉन्च की जाती है, जिसकी 3 साल सजा है और तकरीबन 5 लाख के करीब फाइन है। चूंकि लेकिन जहां तक मेरी इतलात के मुताबिक यहाँ पे जो FIR का इंदराज किया गया है उसके अंदर जो दफा शामिल की गई हैं वो जो मदारिक कायद से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस को वजह किया गया उसकी खिलाफ वर्जी, उसकी बेहुरमती के हवाले से लॉन्च की गई हैं। क्योंकि जब FIR सामने आ जाएगी तो उसके बाद इस पे कमेंट करना ज्यादा आसान हो जाएगा। जहां तक आपको दूसरा सवाल है कि जो हमारी सियासी बयानियां और जो पॉलिटिकल नैरेटिव हमारी अपोजिशन क्वार्टर्स की तरफ से एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही, मैं अदील आपको ये बात बड़े वसूख के साथ कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी जो है पॉलिटिकल विजडम के अंदर, एक हिस्ट्री के अंदर मैंने ये चीजें नहीं देखी कि जो जुबान का इजहार इन जलसों जुलूसों के अंदर किया जाता है और फिर बात की जाती है फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस जुबान का इजहार किया जाता है या जो बातें की जाती है, हमारा आईन पाकिस्तान इसको एम्बार्गो करता है, इस पे लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करता है। जहां पे हमारा आईन पाकिस्तान हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की इजाजत देती है और आजादी देती है। एट द सेम टाइम आप अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान के डिफेंस के अदारे और पाकिस्तान की सलामती कौंसिल को अंडरमाइन करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। चूंकि आप देखिए हमारे पाकिस्तान के इर्द गिर्द और हमारे तराफन काफ में बसने वाली रियासतें
पाकिस्तान की बहुत बड़ी दुश्मन है, जिसमें इंडिया सबसे बड़ी रियासत है। और इंडिया ने सही। अभी ये जो मैं बैरिस्टर साहब से एक सवाल करना चाह रही हूँ। सही, बैरिस्टर साहब सोफिया आपसे सवाल करना चाहती हैं। बैरिस्टर साहब, FIR की कॉपी मेरे पास आ गई है और इसमें जो जुर्म के दफात शामिल किए गए हैं, लिखा गया है कि बजुर्म दफात 6, 8, 10 कायदे आजम मजार प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑर्डिनेंस 1971 को सामने रखा गया है। तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं 6, 10 यानी जी। अलग अलग कौमों के साथ। जी बिल्कुल, कौमों के साथ है 6, 10 और 8 ये दफात शामिल की गई हैं। और ये है 427 B 526। आप बेहतर बता सकते हैं कि ये दफात क्या जी, जी। कहती हैं। जी मैं बताता हूँ आपको। मैं जिस तरह पहले जिक्र कर रहा था इस चीज का कि यूजुअली 298 जो पाकिस्तान पिनल कोड की इम्पोज की जाती है, एट द सेम टाइम मैंने पहले भी ये कहा कि चूंकि मज़ार कायद के हवाले से जो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हवाले से ही कोई जो है दफा शामिल की गई होंगी। और आपने बिल्कुल दुरुस्त इसकी निशानदेही कर दी कि उसका रूल जो 6 है, 7 है, 8 है या 9 गालिबन, तो उनकी हलावर्जी के हवाले से ये लॉज जो है उसके तहत FIR का अंदराज किया गया है। और इसकी जो मैक्सिमम सजा है वो 3 से 5 साल तक है। और इस सजा के साथ साथ जुर्माने का इख्तियार भी इसमें दिया गया है। चूंकि जो भी हमारे श्राइन्स हैं, हमारे मकबरे हैं या मजार हैं, वहां पे कोड ऑफ कंडक्ट, वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो डिटरमिन किए जाते हैं, जो उनके अपने कायदे ज़वाबित के मुताबिक किए जाते हैं। यानी 3 से बैरिस्टर साहब 3 से 5 साल तक जो है वो सजा हो सकती है कैद की। हाँ बिल्कुल। और जुर्माना कितना हो सकता है, कोई आइडिया यानी आपके ज़हन में हो इस हवाले से? जी मैं इस हवाले से भी आपको बताता हूँ। एट द सेम टाइम ये कोई हैरानगी की बात नहीं है जी कि 3 से 5 साल सजा है तो इसकी बेल नहीं होगी। हमारा मैं यही पूछना चाहता कि काबिल जमानत है या ना काबिल जमानत। जी मैं इस हवाले से आपको गाइड करने लगा हूं कि हमारे लॉ के अंदर वो ऑफेंसेस जिनकी सजा 10 साल से कम है वो प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल नहीं करते। ऐसे जो ऑफेंसेस हैं इनकी जो बेल है वो हमारा दिस हैज बिकम द जॉर्डन ऑफ डे इन पाकिस्तान। और हमारी प्रैक्टिस में ऐसे ऑफेंसेस की बेल ले ली जाती है। अब होगा क्या, जब इनको 24 घंटों में इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तो वहां पे माफी तलाफी का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। और माफी तलाफी का सिलसिला शुरू होने के बाद चूंकि ये इस ऑफेंस को उन्होंने किसी का कत्ल तो नहीं किया, उन्होंने कोई इतना बड़ा हीनियस ऑफेंस तो नहीं किया कि जिसकी सजा सजाए मौत है या जिसकी सजा फांसी है। लिहाजा कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट जो है उनसे इस चीज की गारंटी ले लेगी, मचल के ले लेगी कि आप आइंदा से इस तरह का कोई एक्ट नहीं करेंगे। और मेरे ख्याल के मुताबिक इनको बेल दे दी जाएगी। चूंकि दिस ऑफेंस डज नॉट फॉल अंडर दी प्रोहिबिटरी क्लास, इसकी सजा 10 साल से कम है। और सो फार एज माई प्रेडिक्शन इज कंसर्न, माई प्रैक्टिस इज कंसर्न, मैं ये समझता हूं बतौर कानून के तालिब की हैसियत से कि इनको बेल ग्रांट कर दी जाएगी। और ये बेल ग्रांट हो जाएगी विद इन 24 आवर हो सकती? विद इन 24 आवर्स बेल ग्रांट नहीं की जाएगी, क्योंकि बेल जब अप्लाई की जाती है उसके बाद नोटिस किया जाता है। और नोटिस के बाद जब वो अपना वकील मुकर्रर करेंगे उसके बाद जब उनकी पेशी होगी उस पे जो मोस्ट स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी है कि उनको बेल दे दी जाए। इसका दौरानिया कितना हो सकता है, यानी तमाम कानूनी तकाजे मुकम्मल होने के बाद, यानी उनकी रहाई या जमानत? देखिए ये दिस इज एंटायरली द डिस्क्रिशन, ये जो है नून लीग की होगी कि वो एज सून एज पॉसिबल 24 घंटों में जब इनको इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तो उसके बाद जो है उनकी बेल अप्लाई करें। और अगर तो उनका फिजिकल रिमांड नहीं दिया जाता तो वेरी नेक्स्ट डे भी उनको पेश करवा के उनकी बेल आर्ग्यू की जा सकती है। सही। मैं वकार साहब आपसे मजीद बात भी करूंगा, लेकिन मैं सोफिया यहां से पूछना चाहूंगा, एक जुमला मैं जरूर आपके सामने रखूंगा और वो है जो वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने बोला है। वो कहते हैं निजाम को रुखसत करने से आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला, तारीख गवाह है। कैसे देख रही हैं इसमें? बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है। और अगर मैं भी यही जानना चाहता हूं कि ये प्रेडिक्शन ही है, क्योंकि वो तारीख गवाह का उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया। अब वो जो लिखी गई तारीख है उसकी गवाही दे रहे हैं या खुद किसी तारीख का गवाह होते हुए इंदिया दे रहे हैं? वो ये बता रहे हैं कि पिछली तारीखें हमारे पास इस तरह से रही हैं और अब जो नई तारीख रकम होगी वो भी कोई मुख्तलिफ नहीं होगी। तो वाकई में इस वक्त जो सिचुएशन होगी या नहीं, मेरा जुमला ये था कि वो इंदिया दे रहे हैं कि शायद कोई नई रकम होने वाली तारीख के भी वो गवाह बन सकते हैं। अदील अगले कुछ दिनों में वाज़ेह हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इसकी पोजीशन डीरेल होने वाली है। और इसको होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि
ये पाकिस्तान की मुंतखब की हुई हुकूमत है। और अगर तमाम लोग इस बात को अक्रॉस द बोर्ड नहीं मानते तो स्टार्ट ऑपोजिशन को करना चाहिए अपने इस्तीफे देकर। जिस वक्त ऑपोजिशन अपने इस्तीफे देगी तो हमारे सामने ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि वाकई ये हुकूमत एक सेटलमेंट के थ्रू नहीं आई है और इस हुकूमत को आगे नहीं चलना है। तो अब यहां पे ऑपोजिशन का किरदार इस हवाले से अहम है, ना कि जलसे जुलूस और इस तरह की तमाम एक्टिविटीज करके आप लोगों के जो ऑलरेडी हमारी मईशत खराब हुई हुई है और इंटरनेशनल हमारे ऊपर प्रेशर है, हमारे ऊपर इंसानी हकूक के प्रेशर है। अब आप दूसरी तरफ देखें कि हमारे सामने अर्मीनिया के हवाले से भी बहुत इंटरनेशनल प्रेशर के हवाले से भी, और ये सारे मामले में भी उन्होंने बोला कि इंटरनेशनली कोई ना कोई प्रेशर है डेवलप किया गया। एग्जैक्टली। और इंटरनेशनली एक और प्रेशर जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर डेवलप हो रहा है, आप सिर्फ ये ना देखें कि पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ किस किस्म का बयानिया दे रहे हैं। ऑन द अदर साइड हमारे सामने आया कि गुज़िश्ता दिन की बात है, हिलरी क्लिंटन एक मीडिया इंटरव्यू में ये कह रही थी कि अमेरिका इज नॉट लाइक पाकिस्तान, जहां पे एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत हो जो बेसिकली कोई और चला रहा हो और सामने कोई और फेसेस हो। तो हमारे सामने फिर इस तरह के नैरेटिव से ये बात सामने आती है कि पाकिस्तान की हर हुकूमत, हर आने वाली हुकूमत और यकीनन हर आइंदा भी जो हुकूमत आएगी वो उसी तरीके से आएगी। तो हमें अगर पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूत करना है तो हमें अपने पार्लियामान को मजबूत करना होगा। हमारे तमाम कवानीन जो बन रहे हैं वो पार्लियामान में बनते हैं और उसको हमें ये प्रॉपरली मैसेज देने की जरूरत है कि हमारी पार्लियामेंट इस वक्त इतनी स्ट्रांग है कि वो अपने लिए कवानीन बना सकती है और उसको मजबूत कर सकती है। शेख साहब का भी बोलना चाहूंगा, वो कह रहे हैं कि 4 माह के अंदर अंदर अपोजिशन के तमाम केसेस जो है फाइनल हो जाएंगे। देखिए, शेख साहब की बात के ऊपर कमेंट करना मुझे ऐसे ही लगता है, हालांकि लोग उनको कहते हैं कि वो हुकूमत के तर्जुमान बनते हैं और वन मैन पार्टी है, तो मुझे ऐसे लगता है कि शेख साहब को भी प्रिडिक्शन इतनी जल्दी जल्दी नहीं करनी चाहिए और ऐसे प्रिडिक्शन करके नहीं, प्रिडिक्शन एक तो होती है ज़ातियात पे मबनी कि आप किसी की शख्सियत की बात कर देते हैं, किसी वाकये की बात कर देते हैं, यानी केसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो लाज़िम बात है आप तर्जुमानी कर रहे हैं किसी न किसी इदारे की। एग्जैक्टली। और इसका मतलब तो शेख साहब क्यों नहीं समझते इन बातों को? शेख साहब यकीनन समझते हैं, लेकिन शेख साहब को रखा ही इस काम के लिए गया हुआ है कि वो इस तरह की प्रेडिक्शन करते रहे और पाकिस्तान की सियासत में वो हलचल मचाते। लेकिन वकार साहब, मैं आपकी जाना पाऊंगा और एक जुमला शेख साहब का मैं आपके सामने रखते हुए वो सवाल मेरा जरूर होगा आपसे कि वजीर आजम के फ्रंट फुट पर आने पर इजहार मसरत भी किया, उन्होंने बड़े खुश हुए हैं, तो फ्रंट फुट पे आए क्यों है वजीर आजम? यानी इससे मुराद वही तलक रह जाए है जो उन्होंने अपने एक खिताब में किया। तो अब यहां पे लहजों की या तकरार जो है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल ये गैर मुनासिब रवैया है हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान का भी, क्योंकि अपोजिशन का काम ही आपकी पॉलिसीज पे क्रिटिसिज्म करना है। जब आप अपोजिशन में थे तो आपने 126 दिन का धरना दिया था, आपने क्रिटिसिज्म की थी। जब आप पे क्रिटिसिज्म की जा रही है तो आप इस क्रिटिसिज्म का जवाब अपनी गुड गवर्नेंस से दें, अपनी इफेक्टिव मैनेजमेंट और अपनी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन से दें, महंगाई को कम करके दें, लोगों की बुनियादी सहूलियात की फराहमी की तकमील और तश्कील से दें, बजाय इसके कि आप अवाम के लिए सहूलतें लाएं, अवाम के लिए ईजमेंट लाएं। आप उनकी जो जितनी भी तकरीरें जलसों में की जाती हैं, प्राइम मिनिस्टर को ये चीज बिल्कुल जेब नहीं देती कि आप उनकी तकारीरों का जवाब दें और आप किसी कन्वेंशन सेंटर के इजलास के अंदर, यानी वही कानूनी तकाजे क्या उन पर भी अप्लाई होते हैं जिनका पहले आप जिक्र कर रहे थे? बिल्कुल। ये देखे जी, ये हमारे कानूनी तकाजे जो हैं ये विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्टिंक्शन तमाम लोगों पे अप्लाई होते हैं, तमाम पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर वक्कास अब्रेज खान साहब। वक्त की किल्लत के बाद मुझे इजाजत लेना होगी। आपकी शिरकत, वक्त और तजज़िये का बहुत शुक्रिया। सोफिया सदीकी, आपके अमल का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।